नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में इतिहास के पहला लेसन पढ़ा है जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में जाने हैं और समझे हैं, और उसके साथ साथ हमने आपको कुछ उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवाए हैं। तो जो लेसन एक था राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, वो आपका समाप्त है। उसी में दूसरा चैप्टर आता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, और इससे आपके एग्जाम में कम से कम 7 या 8 नंबरों का प्रश्न बनता है। तो उस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में उस चैप्टर में क्या है। उस चैप्टर के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि जो चैप्टर है, जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर का प्रश्न आता है, उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए जानते हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद है, ये भारत में राष्ट्रवाद क्या है और कैसे है। सबसे पहले इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये चैप्टर क्या है। तो जानते हैं कि जो भारत है, ये भारत एक देश का नाम है जिस देश में आप और हम रहते हैं। तो ये जो भारत है, ये भारत देश का नाम है। इसमें साथ साथ में राष्ट्रवाद, अब जानते हैं राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। हालांकि आप पिछली कक्षा में राष्ट्रवाद के बारे में जाने होंगे, अगर नहीं जानते होंगे जान लेते हैं। जो राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि देश प्रेम, यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, या आप कह सकते हैं देश भक्ति। क्या कह सकते हैं बाबू? या आप कह सकते हैं देश भक्ति, यानी कि दोनों में से कोई कह सकते हैं। यानी कि जब भी राष्ट्रवाद का आपके सामने शब्द आएगा तो आप जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है देश प्रेम या देश भक्ति से, यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं बारी बारी से कि क्या क्या इसमें घटनाएं घटित हुई थी। कह रहा है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की वृद्धि औपनिवेशिक आंदोलनों से जुड़ी हुई है। कह रहा है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की जो वृद्धि है वो औपनिवेशिक आंदोलनों से जुड़ी हुई है। आप ये यहाँ एक शब्द है जो औपनिवेशिक लिखा गया है, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये जान जाए कि जो औपनिवेशिक है, इसका मतलब होता है गुलाम। क्या होता है बाबू? गुलाम, यानी कि जहाँ भी औपनिवेशिक आएगा आप जान जाएंगे गुलाम। यानी कि जो कह रहा है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की जो वृद्धि औपनिवेशिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी, यानी कि हम किसी न किसी देश के गुलाम थे और उसी से जुड़ी हुई ये आंदोलन था। दूसरा इसमें लाइन कह रहा है कि उपनिवेशवाद के साथ, यानी कि उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों ने एकता की खोज शुरू कर दी। यानी कि जो उपनिवेशवाद हम थे, यानी किसी के अधीन गुलाम जब थे, उस गुलामगिरी के समय जो लोग थे वो लोगों ने एकता की खोज शुरू कर दी। इसमें तीसरा पैराग्राफ में कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एक आंदोलन के अंतर्गत एकजुट करने की कोशिश की थी। यानी कि आप जानते होंगे कि उसी दरमियान या उसी समय महात्मा गांधी ही थे जो आंदोलन के माध्यम से, यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता, उसी कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम से लोगों को एकजुट कर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया करते थे। इसके बाद से अब इस चैप्टर की जो शुरुआत है, ये चैप्टर की शुरुआत जो है प्रथम विश्व युद्ध के साथ होती है। हालांकि यहाँ महात्मा गांधी का जब नाम आया तो महात्मा गांधी से जुड़ी तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं या इनसे जुड़ी तमाम ऐसे आंदोलन हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो उन सारी घटनाओं यानी कि जितना भी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई आंदोलन है, उन सभी आंदोलन को हम पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर का छूटे नहीं। आइए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है पहला जो पढ़ना है आपको प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि जो पहला यानी शुरुआत करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आप जानते हैं कि 1914 से ईस्वी से लेकर के 1918, यानी कि टोटल जो प्रथम विश्व युद्ध चला था वो टोटल 4 वर्षों तक चला था। अब इसमें इसकी शुरुआत जान लेते हैं कि शुरुआत जो प्रथम विश्व युद्ध थी इसकी मतलब शुरुआत क्यों होती है या कब से होती है। तो इसमें पहले लाइन लिखा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध
की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हो जाती है। यानी कि ये जो ऑस्ट्रिया है और सर्बिया है, जो दो देश हैं, ये 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण कर देता है और तब से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हालांकि इससे पहले एक दिन आता है जिसका नाम है 28 जून 1914 का दिन आता है, जो 28 जून 1914 के दिन जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक थे उनकी रात में हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या हो जाती है तब से इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्कड्यूक, उनकी हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद से इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यानी कि वही कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के बाद से शुरू हो जाती है। यानी ऑस्ट्रिया था, वो ऑस्ट्रिया अपने राजकुमार के बदला लेने के लिए सर्बिया पर आक्रमण करता है और तब से इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। इसमें कह रहा है कि इसमें कुल 37 देशों में भाग लिया था। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उस प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उस प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। जो 37 देशों ने, यानी कि पूरे जो विश्व था, वो संपूर्ण विश्व जो था युद्ध में जो लड़ाई को लड़ रहे थे वो 2 खेमों में बट गए। कितना खेमा बाबू? 2 खेमों में बट गए। उसमें से पहले का नाम है मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम है धुरी राष्ट्र। यानी कि जो संपूर्ण विश्व था वो 2 खेमों में बट गए। एक खेमे का नाम है मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम है धुरी राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें आइए कुछ देशों को जान लेते हैं कौन कौन मित्र राष्ट्र में सम्मिलित देश थे। इसमें पहला देश है इंग्लैंड, दूसरा है जापान, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है रूस और 5वां है फ्रांस। यानी कि मुख्य रूप से यही 5 जो देश थे ये मुख्य रूप से थे जो उस युद्ध की लड़ाई में भागीदार हुए थे। पहला इंग्लैंड है, दूसरा जापान है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा रूस है और 5वां फ्रांस है। ये जो देश हैं ये मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। इसी का जो दूसरा खेमा है आप जानते हैं कि धुरी राष्ट्र है और धुरी राष्ट्र के जो खेमे में सम्मिलित थे वो मुख्य रूप से था जर्मनी। यानी कि जो जर्मनी था इस धुरी राष्ट्र में जो युद्ध लड़ा जा रहा था इसका यही नेतृत्व करता था। यानी कि जो जर्मनी थे यही नेतृत्व कर रहा था। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की था, इटली था और बुल्गारिया था। ये मुख्य रूप से इसमें कुछ सम्मिलित देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान इसमें भाग लिए थे। अब इसमें कुछ कारण जान लेते हैं कि क्या कारण रहा है। इसमें कह रहा है कि इस युद्ध ने दुनिया में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। यानी कि जब इस युद्ध की शुरुआत होती है और जब ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ता है और समाप्ति के साथ साथ इसमें एक कोट मेंशन किया गया कि इसमें कह रहा है कि इस दुनिया ने युद्ध एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। यानी कि जब इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो पूरी दुनिया को एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण करने का मार्ग मिल जाता है। दूसरा इसमें डाट ये कह रहा है कि करों में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि क्या हो जाता है बाबू? करों में बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरा कह रहा है कि अनाज की बढ़ती कीमत, यानी कि एकाएक अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगती है। तीसरा कह रहा है कि आधुनिक किराया, यानी कि किराया भी एकाएक बढ़ने लगता है। आदि से आम लोगों को अत्यधिक कठिनाई हुई। यानी कि ये तमाम सारी जब युद्ध हो रहा था तमाम सारे जो करों में बढ़ोतरी हो गई, अनाज की बढ़ती कीमत हुई, आधुनिक किराया जब बढ़ने लगा है तो लोगों के अंदर व्यापक रूप से कठिनाइयाँ होने लगी। उसके बाद से कह रहा है कि सेना में लोगों को बलपूर्वक भर्ती कराया जा रहा था जिसके कारण लोगों में व्यापक क्रोध है। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान कुछ लोगों को बलपूर्वक उस सेना में भर्ती कराया जाता था ताकि उस युद्ध में उस आदमी को भेजा जा सके ताकि हम उस युद्ध को जीत सके। उस जो सेना की भर्ती थी उस सेना के भर्ती में कुछ भारत के भी सैनिक थे जिनको बलपूर्वक भर्ती करा करके वहाँ पे लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। तो आइए अगला डाट जानते हैं। कह रहा है कि जर्मनी के सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि एक जर्मनी के चांसलर थे कैंसर विलियम द्वितीय जो 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा देते हैं और हालैंड भाग जाते हैं। जो जर्मनी के सांसद से यानी कि 10 नवंबर 1918 को इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद से
वो हॉलैंड भाग जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। यानी कि ऐसी स्थिति में समाजवादी जो प्रजातांत्रिक के दल के लोग थे वो सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की। यानी कि वो लोग अपने हाथों में सत्ता ले लिए और जो एक तंत्र की व्यवस्था चल रही थी उसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया। और गणतंत्र बनाने के बाद से अपने नेता यानी कि जर्मनी के एक नेता थे जिनका नाम है फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का नए चांसलर नियुक्त करते हैं लोग। उसके बाद से कह रहा है कि जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को होती है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके फलस्वरूप युद्ध विराम हो जाता है, यानी कि युद्ध की समाप्ति हो जाती है। जब फ्रेडरिक ने 11 नवंबर 1918 को उस संधि पे हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद से आप जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाती है। आप जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था आप जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच में चल रहा था। इसी में एक समय आता है जिस समय का नाम है 1915। क्या बाबू? 1915। ये जो 1915 है इसमें और बारीकी जानेंगे तो 9 जनवरी 1915, ये जो 9 जनवरी 1915 का दिन है, इसी दिन हमारे महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे वो दक्षिण अफ्रीका से चल करके 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। जब भारत आते हैं तो इनसे जुड़ी हम तमाम सारे घटनाओं के बारे में जानेंगे। यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब भारत आ जाते हैं तो उनके बारे में अब हम जानेंगे और समझेंगे। तो इसमें अगला टॉपिक है सत्याग्रह और इसके अमल विचार। यानी कि जो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे, अब उनके बारे में जानेंगे कि उनका सत्याग्रह और उनके क्या क्या विचार थे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे और उनके कौन कौन से सत्याग्रह हैं जो हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उन सभी को बारी बारी से देखेंगे। और इनके जितने भी आंदोलन या सत्याग्रह हैं वो सारे सत्याग्रह या आंदोलन आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है और प्रश्न पूछा जाता है, बन सकता है। तो ये जानते हैं सत्याग्रह और इसके अमल विचार के बारे में। कह रहा है कि सत्य और अहिंसा, यानी कि ये दो शब्द आप सुने होंगे, जाने होंगे, यहाँ भी सुन लीजिए कि सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का उनका अमल का तरीका के रूप में जाना जाता है। यानी कह रहा है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते थे और सत्य और अहिंसा के नाम से उनको जाना जाता था। इसमें कह रहा है कि इसमें इनका एक कथन है, ये कथन ये कर रहा है कि आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता है। यानी ये कह रहे हैं महात्मा गांधी कि आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध को जीत सकता है। ये महात्मा गांधी जी के कुछ विचार थे जो विचार को आपको अपने जहन में अमल करना है। अब जब इनके विचार हो गए तो इनके विचार के बाद से हम आते हैं इनके प्रमुख जो भी आंदोलन थे उनके आंदोलन को बारी बारी से देखते हैं। इसमें कह रहा है हेडिंग के रूप में कि गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। यानी कि गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं तो आने के बाद से उनके प्रारंभिक यानी भारत में जब आते हैं तो प्रारंभिक में कौन कौन से सत्याग्रह में भाग लेते हैं और एक एक शुरू करके और इनके जितने भी सत्याग्रह वो सारे सत्याग्रहों के एक एक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला दिया है कि 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। कह रहा है कि महात्मा गांधी जी 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार जी के द्वारा किया जा रहा था। उसी में
ये भाग लिए, यानी महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे जमींदारों के तिनकठिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया। यानी कि उस अधिवेशन में, यानी कि लखनऊ में जो 1916 में अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल आते हैं और महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और मिलने के बाद से चंपारण में जो तिनकठिया पद्धति थी उस तिनकठिया पद्धति की जानकारी देते हैं और जानकारी देने के साथ साथ महात्मा गांधी जी को न्योता भी देते हैं कि आप चंपारण आइए। तो आइए आप चंपारण सत्याग्रह जानते हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में होता है। कह रहा है कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुँचे। यानी कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो जो अंग्रेजों के जो नीति थी उस नीतियों में जो तिनकठिया पद्धति बनाई गई थी उस तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा चंपारण पहुंचते हैं। कह रहा है पहुंचने के बाद से और एक सफल आंदोलन या सत्याग्रह शुरू करते हैं या आरंभ करते हैं। जब ये तीन लोग वो सफल आंदोलन करते हैं, यानी कि आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाकर आखिरी में ये जो आंदोलन होता है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह होता है, ये चंपारण सत्याग्रह सफल होता है। और सफल होने के बाद से अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। यानी कि ये देखिए कि ये तीनों आदमी अब मानने वाले नहीं हैं, और जब मानने वाले नहीं हैं तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उस कानून को वापस लेते हैं। तो वापस लेने के बाद से जो तिनकठिया पद्धति थी उसको समाप्त कर देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यह जो आंदोलन था या यह सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। दूसरा बात से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें लिखा है कि इसी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। यानी कि ये याद रखेंगे कि जब चंपारण ये पहुँचे थे, चंपारण पहुँचने के बाद से जब सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे कुछ समय आता है, समय आने के बाद से वो सत्याग्रह सफल होता है। और सफल होने के बाद से जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी तिनकठिया पद्धति कानून उसको वापस लेते हैं लोग। और जब वापस लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं सत्याग्रह सफल होता है। और सफल होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर के नज़रों में पड़ता है, और नज़रों में पड़ने के बाद से जब पड़ता है तो महात्मा गांधी जी को उसी के उपलक्ष्य में एक उपाधि देते हैं जिस उपाधि का नाम है महात्मा। यानी कि ये महात्मा नाम वहीं से 1917 से इनके नाम के आगे जुड़ता है। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। आइए अगला सत्याग्रह को देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह एवं अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। यानी कि अब ये दो सत्याग्रह को जान लेते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद से अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह था वो क्या था, जान लेते हैं। कह रहा है कि 15 मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूर सत्याग्रह किया था। यानी कि जो 15 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मिल मजदूर सत्याग्रह किए थे। कह रहा है कि इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। जब महात्मा गांधी वहाँ गए 15 मार्च 1918 के समय में तो वहाँ प्लेग फैला हुआ था। यानी कि प्लेग जो है कि बीमारी होती है, वो प्लेग पूरा विकराल रूप में वहाँ फैला हुआ था। कह रहा है जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे और प्लेग इतना भयावह स्थिति में फैला था कि वहाँ से मजदूर जो थे पलायन कर रहे थे, यानी भाग रहे थे। कह रहा है कि जिसको रोकने के लिए, यानी कि जब वहाँ से जो मजदूर थे वो मजदूर वहाँ से भाग रहे थे, तो उसी मजदूरों को रोकने के लिए जो मिल के मालिक थे उन्होंने 50% बोनस देने की घोषणा कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि प्लेग समाप्त होते ही बोनस को वापस कर लिया गया। लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त होता है और प्लेग समाप्त होने के बाद से ये जो बोनस था उस बोनस को वापस कर लिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। यानी कि यही सत्याग्रह है कि जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया कि नहीं, आप जो बोनस बढ़ाए हैं उसको कम कैसे कर देते हैं, उसी की मांग को लेकर के ये भूख हड़ताल करते हैं। कह रहा है जिसके फलस्वरूप मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए
और जब ये महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किए और भूख हड़ताल करने के बाद से उसी भूख हड़ताल के बाद से वहाँ के जो मिल मालिक थे उन्होंने मान लिया कि चलिए अब हम 35% का बोनस देंगे। तो ये था अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मिल मजदूर है, ये मिल मजदूर जो सत्याग्रह आप देख रहे हैं, जो मिल है ना, ये कपड़ा बनाने वाली एक मिल का मतलब कारखाना था। ये कपड़ा बनाने वाली मिल का एक कारखाना था जिसमें मजदूर कार्य कर रहे थे, यानी कपड़ा को बना रहे थे। आइए अब जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। इसमें खेड़ा सत्याग्रह में कह रहा है कि 22 मार्च 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन किया था। यानी कि 22 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात का एक खेड़ा जिला था, उस खेड़ा जिले में गए और जो किसान वहाँ के थे उन किसानों का समर्थन किया। समर्थन क्यों किया जान लेते हैं। कह रहा है कि जो फसल की असफलता के कारण भोजन की कमी से पीड़ित थे और सलाह दी कि जब तक उनकी छूट की मांग स्वीकार न की जाए तब तक राशि का भुगतान न करें। यानी महात्मा गांधी जी खेड़ा पहुँचते हैं और खेड़ा पहुँचने के बाद से जो वहाँ के किसान थे, किसानों के द्वारा जो फसल बोया गया था, वो फसल जब बोया गया था फसल सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद से जो भी फसल बोया गया था वो फसल हुआ नहीं, यानी कि वो फसलों की असफलता हो गई। आज जब फसलों की असफलता हुई, जब फसल हुआ नहीं, तो ये जो किसान थे, किसाने के ऊपर जो किसान थे उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कुछ कर लाद दिया गया था, जो कि कर ये अंग्रेजों के द्वारा मांगा जा रहा था। लेकिन जब फसल बर्बाद हो गया था, नुकसान हो गया था, फसल हुआ ही नहीं था, तो बेचारे किसान जो थे वो कर कैसे देंगे। उसी में महात्मा गांधी जी आते हैं और ये कहते हैं कि जब तक उनकी मांग को स्वीकार न किया जाए तब तक हम कर नहीं देंगे। यानी कि कह रहा है कि ये बताइए कि जब फसल हमारा नुकसान हो गया या बर्बाद हो गया तो हम कर कैसे देंगे। तो उसी की सत्याग्रह को लेकर के, यानी उसी का आंदोलन को लेकर के ये महात्मा गांधी जी आते हैं और अपनी बातों को अडिग हो जाते हैं कि जब फसल बर्बाद हो गया है, फसल हुआ ही नहीं है, तो हम कर भी नहीं देंगे। और इसी मांग को लेकर के मनवाने के लिए बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद से लास्ट में जब वहाँ के कुछ जो अधिकारी थे वो आते हैं और आने के बाद से उनकी मांग को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद से तब वह महात्मा गांधी जी हटते हैं। यानी कि जो खेड़ा के गुजरात के जो खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन किए थे, जो सत्याग्रह किए थे, वह भी सफल रहा। तो इस प्रकार अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा का सत्याग्रह भी सफल रहा।